आज का वीडियो हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि इस सप्ताह में 1-2 दिन वीडियो मिस हो जाने के कारण आज आपका तीसरा सब्जेक्ट चल रहा है सेकेंड ईयर का। ठीक है, देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर आप लोगों को पता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है। सेकेंड ईयर का तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्री। तो आपको पता है टोटली सेकेंड ईयर का इस सप्ताह में 19 सीरीज चल रहा है, 19वां नंबर का। तो चलिए बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हम आज देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले समझिए ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। द्विध्रुवी विकार। द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब क्या? दो। ध्रुवी मतलब ध्रुव, दो तरह के ध्रुव, यानी एक पोल यहाँ है एक पोल यहाँ है, एक ये पोल है एक ये पोल है, यानी दो प्रकार के ध्रुव, दो प्रकार की स्थिति। ध्रुव मतलब स्थिति, दो प्रकार की स्थिति। एक ऐसा समस्या जो एक साथ दो स्थितियां होती है, दो कंडीशन होता है, उसी को द्विध्रुवीय विकार कहते हैं। अब भाई ये कौन कंडीशन है देख लीजिए। बाइपोलर, पोलर मतलब ध्रुव होता है, समझ गए ना, जो एक स्थिति को इंडिकेट करता है। और बाई मतलब दो, दो। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक विकार है। सबसे पहले समझ लीजिए बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पूछेगा लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में। बाइपोलर डिसऑर्डर एक काफ़ी खतरनाक मानसिक रोग है। जिस प्रकार से मैंने आपको स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ाया उसी प्रकार से बाइपोलर डिसऑर्डर भी है। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक गंभीर मानसिक रोग है जिसमें मरीज के मूड मतलब मन की स्थिति में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। कभी बहुत अधिक खुश या उत्तेजित होना जिसे मैनिया बोलते हैं, और कभी बहुत अधिक उदास होना या दुख होना जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। यूँ कहा जाए बाइपोलर डिसऑर्डर दो मानसिक रोगों का संग्रह है, दो प्रकार के मानसिक रोगों का संग्रह है। किसी मरीज में अगर दो स्थिति दिखे, जब मरीज बहुत खुश और उत्तेजित रहे और थोड़ी ही देर में वह काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगे, दुखी हो जाए, तो समझ जाएंगे कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है इसमें। ठीक है, एक ही मरीज दो हरकत कर रहा है, कभी हो रहा है तो काफ़ी खुश हो रहा है, काफ़ी उत्तेजित हो रहा है। तो काफ़ी खुश और उत्तेजित होना भी मेनिया में होता है। यह एक मानसिक रोग है, मेनिया में पढ़ाऊंगा आपको तब समझ में आएगा। अभी जान लीजिए मेनिया एक ऐसी रोग है जहाँ पे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कहावतें कहता है, अपने आप को दूसरों से काफ़ी महान समझता है, ज्ञानवान समझता है, बात बात पर मुहावरा कहेगा, अपने मन में ही गाना गाने लगेगा, नए नए जो है विचार उसके मन में आता है, काफ़ी हर्षोल्लास रहता है, व्यक्ति एनर्जेटिक महसूस करता है, खुश उत्तेजित महसूस करता है मेनिया में। लेकिन मेनिया के ठीक उल्टा, मेनिया में जहाँ व्यक्ति अपने आप को ऊर्जावान समझता है वहीं पर डिप्रेशन उदासी दुखी वाला होता है। ठीक है, डिप्रेशन के मरीज काफ़ी दुखी उदास, चेहरा लटका हुआ जहाँ रहेगा, अकेलापन सोचता रहेगा, तो ये होता है डिप्रेशन। तो जब मेनिया और डिप्रेशन के लक्षण दिखे किसी मरीज में एक साथ, तो समझते हैं यह बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर के जो व्यक्ति होता है उसके मन में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, यानी कभी काफ़ी खुश और उत्तेजित, और थोड़े देर में वह काफ़ी दुख और डिप्रेशन यानी उदास हो जाता है। तो यही बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। रही बात यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर के हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है। मूड मतलब क्या? मन की बीमारी है, मन की स्थिति वाला बीमारी है। अब आपके एग्जाम में पूछ लेगा मूड डिसऑर्डर के बारे में, तो चाहे मूड डिसऑर्डर पूछे चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर पूछे, सेम चीज़ है। बात समझ गए ना? अगर एग्जाम में आपको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं देकर मूड डिसऑर्डर के बारे में पूछे कि मूड डिसऑर्डर के बारे में बताइए, तो आपको इसी मेनिया के बारे में लिखना होगा। ओके, चलिए, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति का मन की स्थिति डिस्टर्ब होता है, जिसमें व्यक्ति को मैनिक एपिसोड मतलब मेनिया, डिप्रेसिव एपिसोड मतलब डिप्रेशन या दोनों का अनुभव होता है। ठीक है, मरीज में मैनिक एपिसोड मेनिया का, या उसी मरीज में आपको बात करें तो डिप्रेशन का भी, दोनों का एपिसोड होगा। थोड़ा देर मेनिया का,
थोड़ा देर डिप्रेशन का, या ये भी होगा कि दोनों एक साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो यही होता है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। समझ गए ना। बाइपोलर यानी दो प्रकार के बीमारी एक ही मरीज में उपस्थित होना, मेनिया और डिप्रेशन दोनों का लक्षण महसूस होना मरीज में, यही बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। सीधा समझ। आगे मैं बात करूं बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रकार। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर का टाइप है, प्रकार है, कैसे देख लीजिए। बाइपोलर डिसऑर्डर का पहला प्रकार है बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, यानी यह पहला प्रकार है बाइपोलर का। कम से कम एक मैनिक एपिसोड, डिप्रेशन हो भी सकता है या नहीं भी। तो टाइप 1 जो होता है मैनिक का कम से कम एक एपिसोड होता है मरीज में, यानी मेनिया के लक्षण होते हैं लेकिन डिप्रेशन के लक्षण हो भी सकता है या नहीं भी। जब बाइपोलर डिसऑर्डर का होगा तो हम कैसे समझेंगे, तो मरीज में जो बाइपोलर, हम क्या बाइपोलर का मतलब क्या समझे हैं कि मेनिया का भी एक मरीज में और डिप्रेशन दोनों का लक्षण मरीज में होगा। ठीक है, लेकिन हम कैसे जानेंगे टाइप 1 डिसऑर्डर है बाइपोलर का। तो टाइप 1 जानने के लिए अगर मरीज अचानक से काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है हर्षोल्लास उत्तेजित हो गया, खुश होने लगा, तो हम समझेंगे मरीज में मैनिक एपिसोड आ गया, हंसने लगेगा व्यक्ति। ठीक है ना, अपने आप हंसने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति में अभी मेनिया का लक्षण आ गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट कम से कम एक मैनिक एपिसोड होगा। अब रही बात फर्स्ट टाइप में, तो फर्स्ट टाइप में लक्षण तो उसमें होगा लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मेनिया के एपिसोड एक आने के बाद तुरंत जो है डिप्रेशन का भी लक्षण, जैसे बहुत उदास हो जाना, दुखी हो जाना, चेहरा लटका लेना, यानी मैनिक एपिसोड आने के बाद तुरंत बाद डिप्रेशन का भी एपिसोड आ जाए, एक गारंटी नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है टाइप 1 में। ठीक है, लेकिन जब टाइप 2 में आप चलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, तो यहाँ पे मेनिया कम होता है। समझ गए, मेनिया हाइपोमेनिया होता है, यानी मेनिया का लक्षण कम और डिप्रेशन का लक्षण ज़्यादा होता है। जब टाइप 2 जाते हैं तो मेनिया हाइपोमेनिया में चला जाता है, लेकिन डिप्रेशन का मेजर लक्षण हो जाता है, मुख्य लक्षण डिप्रेशन का हो जाता है टाइप 2 में, और मेनिया का लक्षण कम जाता है, तो ये टाइप 2 होता है। फुल मेनिया नहीं होता है, फुल मेनिया नहीं होता है, लेकिन टाइप 1 डिसऑर्डर में फुल मेनिया होता है। डिप्रेशन हल्का फल्का हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, समझ गए। लेकिन टाइप 2 में चलते हैं तो मेनिया रहता है लेकिन कम रहता है, उससे ज़्यादा हावी कौन हो जाता है, डिप्रेशन हावी हो जाता है। बात समझ गए, इसीलिए फुल मेनिया नहीं होता है, लिख दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम तीसरा प्रकार में चलते हैं, तो इसे साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर बोलते हैं। साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर का मतलब 2 साल तक हल्के मूड स्विंग होना, पूर्ण मेनिया या डिप्रेशन नहीं होना। समझ गए, तो ये तीसरा साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर का मतलब है कि यह बीमारी साइकिल में चलता है, 2 सालों तक हल्का मूड स्विंग होता है, ठीक है ना, पूर्ण मेनिया या डिप्रेशन नहीं होता है। कंप्लीट न मेनिया रहता है और न डिप्रेशन रहता है, हल्का फल्का व्यक्ति का मूड स्विंग होगा, कभी बहुत ज़्यादा खुशी, कभी जो है दुखी वाला, ये चलता रहता है उसके जीवन में, 2 सालों तक साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर कहलाता है। तो 3 प्रकार, टाइप 1, टाइप 2 और साइक्लोथैमिक, याद रखिएगा। ओके, किसमें क्या होता है अच्छे से बता दिए। अब किसी भी मानसिक रोग के कारण आपको पता करना है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कोई भी मानसिक रोग खासकर जो साइकोटिक है उसके लिए आप दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या क्या कारण होगा। साइको जैसे सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, समझ गए ना, ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह सब आपको क्या है, ये सब आपको जो है इसके कारण दिमाग में रख लीजिए। मानसिक रोगों को कारण के लिए 3-4 पॉइंट दिमाग में रख लीजिए। पहला तो होगा बायोलॉजिकल फैक्टर, जो आपके शरीर से रिलेटेड होगा। दूसरा जेनेटिक फैक्टर होगा। तीसरा होगा साइकोलॉजिकल फैक्टर। चौथा होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर। समझ गए, तो ये कुछ रीजन है, कुछ कारण है जिसको आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि मानसिक रोग अगर होगा तो इन 3-4 कारणों के कारण हुई हो, इन 3-4 कारणों से ही होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर मैंने बता दिया, जो शरीर से रिलेटेड है, शरीर के घटनाओं से रिलेटेड है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होना, हमारे बॉडी में
रसायन है, ब्रेन में रसायन है जो संतुलित मात्रा में होना ज़रूरी है हमारे ब्रेन को चलने के लिए, सिग्नल देने के लिए। लेकिन जब उसमें इम्बैलेंस होता है केमिकल में, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन सब में जो है क्या होता है, कम बेस होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो व्यक्ति का मूड स्विंग होने लगता है इधर उधर, मेमोरी लॉस होने लगता है, ऐसे घटना होने लगता है। तो चूँकि ये हमारे बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इसे बायोलॉजिकल फैक्टर में रखा गया है। ओके, चलिए दूसरा है जीनेटिक फैक्टर। जीनेटिक फैक्टर कहने का मतलब होता है कि अनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा कारक। तो जो हमारे पीढ़ी में पहले मान गए किसी का दादी का, दादा का हुआ हो मानसिक प्रॉब्लम, डिप्रेशन या कुछ, तो हो सकता है आगे उनके बच्चे में नहीं हुआ हो, उनके पोते में हो जाए आगे चलकर। तो कुल मिला के जीनेटिक फैक्टर जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार से अनुवांशिक रूप से मिला हुआ होता है, तो ये जीनेटिक कारण भी बनता है, फैमिली हिस्ट्री कारण बनता है। आप लोग अक्सर देखिएगा कि घर में अगर पहले किसी कोई डिस्टर्ब था तो आगे भी चलकर कोई ना कोई एक डिस्टर्ब निकल ही जाता है थोड़ा बहुत, तो ये चलते रहता है और यही जीनेटिक होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, आगे है साइकोसोशल फैक्टर। साइकोसोशल फैक्टर का मतलब होता है कि साइकोसोशल फैक्टर कहिए या साइकोलॉजिकल फैक्टर कहिए, जैसे जीवन में चल रहे तनाव, जीवन में चल रहे घटना, समझ गए, दुख, पीड़ा, ये सब साइकोलॉजिकल जो है चीज़ें होती हैं, समझ गए। तो प्यार में बिछड़ाव होना, असफलता, ये सब साइकोलॉजिकल होता है और इसके दबाव से भी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक कारक भी बनता है व्यक्ति को मानसिक रोग करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चौथा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कहने का मतलब होता है पर्यावरण से संबंधित कारण। जैसे आप नशा ले रहे हैं, आपका ऐसा इन्वायरमेंट है कि आप नशेड़ी के बीच में हैं, आप भी नशा के आदी हो गए, नींद आप कम ले रहे हैं, समझ गए, आप जो है अच्छे लोगों के माहौल में नहीं रह रहे हैं, आपको पर्यावरण, आसपास के लोग आपको अकेला छोड़ दिया है, तो ये सब रीजन बनता है। मेन 4 रीजन से मानसिक रोग होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें आपका शरीर का कोई चीज़ फंक्शन इन्वॉल्व होगा। जीनेटिक फैक्टर, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, जो मनोवैज्ञानिक या मन से रिलेटेड चीज़ों के कारण होता है। चौथा इन्वायरमेंटल, जो आसपास के चीज़ें पर्यावरण के कारण इफ़ेक्ट पड़ने से होता है। तो ये जो है 4 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बार बार बता दिया, चूँकि यह मानसिक रोग है, कारण जान चुके हैं। अब हम लक्षण की तरफ चलेंगे। तो लक्षण क्या होता है, देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 सिचुएशन है। पहला है मेनिया। पहला क्या है, मेनिया। तो पहला मेनिया का लक्षण होगा मरीज में। तो मेनिया का क्या क्या लक्षण होगा देख लीजिए, यहीं से समझ जाइएगा कि मेनिया में क्या क्या होता है। मेनिया को हम लोग हिंदी में उन्माद बोलते हैं, उन्माद। ठीक है, देख लीजिए मेनिया। मैनिया अत्यधिक खुशी या चिड़चिड़ापन। जिस व्यक्ति को पास मैनिया रहता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश या चिड़चिड़ा रहेगा, इरिटेबल रहेगा, ज़्यादा बोलेगा। ठीक है ना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलेगा, आप थक जाइएगा लेकिन सामने वाला बोलने से नहीं थकेगा, बिना बात का बोलता रहेगा। नींद कम लगेगा। जो मैनिया वाला व्यक्ति है उसको नींद की कमी, भूख की कमी होती है, वह 2-2 दिन तक सोएगा नहीं। ठीक है ना, वह 2-2 दिन तक बिना खाए भी रह सकता है। ठीक है, तो मैनिया में ऐसा होता है। खर्च करना ज़्यादा, यानी काम पैसा कमाना कम और खर्च करना ज़्यादा, मैनिया वाला को शौक हो जाता है। भव्य विचार, ग्रेंडियोसिटी, ठीक है ना, डेलूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, यानी महानता का भ्रम होता है। जिस व्यक्ति को मैनिया रहता है ना, उसको लगता है कि ज्ञानवान हम ही हैं, हम ही सबसे महान हैं, अपने इस ग्रुप में जो भी है उससे सबसे ज़्यादा हम ही को आ रहा है। तो ऐसा विचार व्यक्ति में आता है। ध्यान भटकना, व्यक्ति जो है अटेंशन, व्यक्ति का ध्यान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना, मूड फ्लाइंग ऑफ स्पीच, बात बोलते रहेगा दूसरे टॉपिक पर बदल जाएगा। ठीक है ना, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आइडिया का, ठीक है ना, आइडिया बहुत ज़्यादा, विचार जो है बहुत ज़्यादा भटकाव वाला रहता है। जोखिम भरा हुआ व्यवहार, व्यक्ति बहुत गाना सुनाना, कहावतें कहना, अलग अलग जो है वक्तव्य बनाना, समझ गए, और ऐसा व्यवहार जो अचानक से चिड़चिड़ा भी हो जाएगा वो, तो ये सब मैनिया में पाया जाता है। ठीक है ना,
अब मैनिया मैं आपको बता दिया, पहला था मैनिया का लक्षण बता दिए। बाइपोलर डिसऑर्डर में दूसरा होता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का लक्षण जस्ट उसके उल्टा होता है। जैसे डिप्रेशन वाले में अगर होगा तो काफ़ी उदासी होगा, ठीक है ना, काफ़ी थकान महसूस करेगा, समझ गए, नींद ज़्यादा या कम आ सकता है, भूख भी कम या ज़्यादा हो सकता है मरीज को, आत्महत्या का विचार आ सकता है, बात समझ गए, रुचि लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी भी चीज़ में व्यक्ति का रुचि कम जाता है। तो जो डिप्रेशन वाला होता है काफ़ी दुख हो जाता है, दुखी हो जाता है, खाना जो है छोड़ देगा, समझ गए, मतलब नींद भी उसको उतना नहीं आएगा, उदास रहेगा, उसको कमजोरी थकान जैसे रहेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट रुचि में कमी रहेगा। तो ये सब डिप्रेशन का लक्षण होता है, ठीक है ना। अब आता है उपचार। मैनिया का सॉरी बाइपोलर डिसऑर्डर का क्या उपचार है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का उपचार मतलब मैनिया और डिप्रेशन का दोनों का उपचार यहाँ, ठीक है ना, देख लीजिए। बाइपोलर डिसऑर्डर का उपचार लंबे समय तक चलता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो आपको इसका उपचार काफ़ी कंटिन्यू लंबे समय तक चलता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब दवाई चले, जब थेरेपी चले तो पेशेंट कंट्रोल में रहेगा, और जैसे ही बंद होगा, छोड़ेंगे तो पेशेंट का पहले ही जैसा स्थिति हो जाएगा। तो इसीलिए इसका इलाज जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, ठीक है। औषधि उपचार, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे दवाई की, कौन कौन सा दवाई पॉसिबल है। पहला उपचार औषधि, फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें दवाई वगैरह देंगे। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कॉमन है, आपसे पूछता है कि सब मैनिया के लिए सबसे बेहतरीन दवाइयाँ कौन हैं। मैनिया के लिए, तो मैनिया के लिए सबसे बेहतरीन दवा, ड्रग ऑफ चॉइस, लिथियम होता है, समझ गए ना, लिथियम। अब देखिए इसमें जो दवाई चलता है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर में, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो दवाई चलता है, पहला चलता है मूड स्टेबलाइजर। क्या चलता है? मूड स्टेबलाइजर, मूड को, मन को स्थिर करने वाला दवा चलता है, ठीक है। तो वो होता है लिथियम, समझ गए ना। सबसे प्रभावी दवा है ये, सुसाइड रिस्क कम करता है, ठीक है। सीरम लेवल मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, ठीक है ना। लिथियम सीरम जो है यह मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि लिथियम लेने से जो सीरम लेवल होता है लिथियम का वो गड़बड़ा जाता है। तो ये जब लिथियम चले तो इसका मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है, लेकिन यह काफ़ी प्रभावी दवा होता है, समझ गए, मैनिया के लिए। आगे दवा है मूड स्टेबलाइजर में सोडियम वॉल्फ्रेट है, सोडियम उसके बाद कार्बा में, ठीक है ना, कार्बा में जेपाइन है, ठीक है ना, कार्बा में जेपाइन है, कार्बा में जेपाइन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, कार्बा एमेजेपाइन, ठीक है ना, कार्बा मेजेपाइन याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। लिथियम, सोडियम वॉल्फ्रेट, कार्बा मेजेपाइन, ये दोनों तीनों जो है मूड स्टेबलाइजर दवा है जो मन को स्थिर करता है, ठीक है। आगे मेडिसिन चलता है एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक जो मानसिक रोगियों के लिए चलता है, जो सिजोफ्रेनिया में भी चलता है, जैसे ओलेंजापाइन, रिस्पेरिडोन, ठीक है ना, रिस्पेरिडोन, क्विटेएपिन, ठीक है ना, ओलेंजापाइन, रिस्पेरिडोन, देख लीजिए क्विटीएपाइन, याद रखिएगा, तीनों दवाई एंटीसाइकोटिक है। देखिए दवाई याद रखने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं बता दिया और याद रहेगा, नहीं, अभी याद कर भी लीजिएगा, दो घंटा 4 घंटा के बाद भूल जाइएगा। तो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आगे मेडिसिन है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ वो सब मैनिया के लिए था, अब यहाँ पे एंटीसाइकोटिक के बाद एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन को कम करने वाली दवा, सीवियर डिप्रेशन में उपयोग किया जाता है। हमेशा मूड स्टेबलाइजर के साथ देना चाहिए, एग्जाम्पल फ्लुक्जेटिन, ठीक है ना। ये दवा सब जो मैनिया का है वो तो चलेगा ही, मूड स्टेबलाइजर, साथ में सीवियर डिप्रेशन में फ्लुक्जेटिन एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। दूसरा उपचार की विधि है, पहला तो मेडिसिन वगैरह में हम लोग देख लिए कि मूड स्टेबलाइजर देंगे, एंटीसाइकोटिक देंगे, एंटी डिप्रेसेंट देंगे मेडिसिन उपचार में। लेकिन जब ईसीटी चले, जब व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो जाए, हिंसक हो जाए, तब उसे ईसीटी देते हैं, ठीक है। तब क्या देते हैं? ईसीटी देते हैं। ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मतलब होता है कि यह एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है, समझ गए, और दोनों इलेक्ट्रोड से व्यक्ति के मन में झटका मारा जाता है, ब्रेन में, जिससे व्यक्ति को झटका लगने से व्यक्ति को ये चीज़ें धीरे धीरे वापस आता है, उसका मन का जो समस्या है, ठीक है ना, वापस ख़त्म होता है।
तो ईसीटी क्या होता है देख लीजिए, ईसीटी थेरेपी सीवियर डिप्रेशन में ही चलता है, सुसाइड का रिस्क बढ़ जाए, व्यक्ति हिंसक हो जाए तो चलता है। ड्रग रेसिस्टेंट केसेज में उपयोग, जब दवाई प्रतिरोध काम न करे, दवाई काम नहीं करता है, तब हम ईसीटी देते हैं। ईसीटी हमेशा फट से नहीं देते हैं क्योंकि यह एक रिस्की थेरेपी होता है। और आगे है यहाँ पे साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी जिसे मनोचिकित्सा बोलते हैं, ठीक है ना। मनोचिकित्सा जिसमें सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, समझ गए, थेरेपी के द्वारा। फैमिली थेरेपी जहाँ पे व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के बीच में यह उपचार किया जाता है। इंटरपर्सनल थेरेपी और साइको एजुकेशन, ठीक है ना, यानी मनो एजुकेशन, मन की शिक्षा दी जाती है। तो ये सब साइकोथेरेपी है जो व्यक्ति को थेरेपी के माध्यम से, उपचार के माध्यम से, इसमें कोई दवाई नहीं होता है, कोई मशीन नहीं होता है, बस व्यक्ति को वैसा माहौल प्रदान किया जाता है जैसा माहौल उसे चाहिए। अगर फैमिली में माहौल प्रदान करके उसको ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है तो फैमिली थेरेपी हो गया। अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता है तो बिहेवियर थेरेपी, समझ गया ना। तो ऐसे ये मनोचिकित्सा उपचार होता है। ओके, रही बात नर्सिंग केयर की, तो देखिए नर्सिंग केयर मानसिक रोगियों के लिए आप खुद से लिखिए तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे मेनिया और डिप्रेशन दोनों के लक्षण हैं, तो दोनों के लक्षण को आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं आप खुद से लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। खुद से भी सोचना चाहिए कम से कम कुछ चीज़ें। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेनिया के अगर लक्षण दिखे तो नर्सिंग केयर क्या करेंगे, उसे सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, कम स्टिमुलेट दे उसे, यानी ऐसा सामान उसके आसपास कम रखे जिससे व्यक्ति को समस्या हो। हाई कैलोरी फिंगर फूड दे, समझ गया ना। पर्सनल हाइजीन में सहायता रखे। फर्म बट काम कम्युनिकेशन, यानी व्यक्ति से ज़्यादा उत्तेजित होकर बातचीत नहीं करे, आराम से उसके साथ बातचीत करें। ओके, उसके बाद आता है डिप्रेशन में क्या करेंगे, तो सुसाइड प्रिकॉशन, व्यक्ति को आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा आता है डिप्रेशन में तो उसके रोकथाम करें। इमोशनल सपोर्ट करें उसको, डेली एक्टिविटी में इनकरेज करें, व्यक्ति को इन्वॉल्व करें किसी भी काम में, और बैलेंस डाइट लेने की सलाह दे। व्यक्ति को मेंटल सपोर्ट करें, व्यक्ति को अकेला ना छोड़े, समझ गया ना। तो तमाम तरीके के आप नर्सिंग केयर लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।